काली और गोरी बहू का पति। कौशल्या अपने बेटों रोहित और अनुज की शादी ब्यूटी और काजल से कर देती है और उन्हें बहू बनाकर ले आती है। तभी गृह प्रवेश के समय उसकी पड़ोसन नंदा और मंदा मुंह बनाकर बोलती हैं, अरे कौशल्या, ये कैसी काली गोरी बहू लाई है तू? अरे यही तो मुझे भी हजम नहीं हो रहा नंदा। एक बहू तो चांद का टुकड़ा है और दूसरी अमावस की काली रात। बोलो भला, एक ही घर की बेटी होकर रंग में इतना फर्क। ब्यूटी जैसी गोरी बीवी पाकर अनुज की किस्मत तो चमक गई, मगर काली बीवी पाकर बेचारे रोहित की तो किस्मत फूट गई। अरे बंद करो तुम दोनों ये बेफजूल की बकबक। तुम दोनों जैसे नारद मुनि मेरी बहुओं का घर बसने से पहले ही ढा दोगी। वैसे भी शादी हो गई है, अब अपने घर जाओ। हाँ हाँ, जा ही रहे हैं, रुकना भी कौन चाहता है यहाँ। हाँ। इसके बाद कौशल्या अपनी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। आ जाओ मेरी बहुओं, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अनुज, रोहित बेटा, अपनी बीवियों को अपने कमरे में ले जाओ। अनुज खुश मन से अपनी बीवी ब्यूटी को कमरे में ले जाता है। वहीं काजल का पति उसे दरवाजे पर ही छोड़कर चला जाता है। ये देखकर काजल कहती है, माँ जी, रोहित जी ऐसे क्यों चले गए? अरे कुछ नहीं बहू, जरूर वो थक गया होगा। रसोई में केसर का दूध का गिलास रखा है, लेती जाना। काजल दूध का गिलास लेकर कमरे में आकर कहती है, ये लीजिए रोहित जी, दूध पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे ये दूध। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझ पर हक जताने की कोशिश मत करना, दूर रहो मुझसे। रोहित गुस्से में दूध का गिलास गिराकर काजल को बुरा भला सुनाने लगता है, जिससे बेचारी काजल की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह रोते हुए कहती है, रोहित जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अग्नि के साथ फेरे लेकर आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती क्या? लुक एट योरसेल्फ, तुम मेरे लेवल की नहीं हो। मैं हमेशा से गोरी और सुंदर पत्नी चाहता था। क्या पता था कि तुम जैसी काली लड़की मेरी किस्मत में आ जाएगी। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से और मुझे सोने दे। ऐसा कहकर रोहित गुस्से में काजल को जोर से धक्का देता है, जिस कारण फर्श पर टूटा कांच काजल के पैर में चुभ जाता है और उससे खून निकलने लगता है। आह, माँ, मेरा पैर। रोहित काजल को दर्द में छटपटाता छोड़कर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनुज अपनी पत्नी को शीशे के सामने खड़ा करके उसे हीरो का हार पहनाता है। This beautiful necklace for my beautiful wife. वाओ, डायमंड का नेकलेस। यू नो व्हाट अनुज, ये हीरो का हार पहनना मेरा सपना था, जिसे आज तुमने पूरा कर दिया। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है और देखो ये हीरो का हार तुम्हारे गोरे रंग पर कैसे चमक रहा है। इस तरह जहां काले रंग के कारण रोहित अपनी पत्नी को ठुकरा देता है, जिस कारण काजल का मन अपने पति के दिए तानों में घुलने लगता है और वह फर्श पर पड़ी हुई रोती रह जाती है। वहीं अनुज अपनी गोरी पत्नी के साथ खुशी के पल बिताता है। अगली सुबह काजल जल्दी उठकर नई बहू के सारे फर्ज बखूबी निभाती है। माँ जी, बाऊ जी, चाय पी लीजिए। अरे बड़े बहू, ये तेरे पैर में चोट कैसे लगी है? कुछ नहीं बाऊजी, बस थोड़ी सी चोट लग गई है। इसके बाद काजल पहली रसोई में खाना बनाती है। सभी मेज पर बैठकर खाना खाते हैं। वाह भाभी, क्या यमी खाना बनाया है आपने। ये सुनकर रोहित खाना छोड़ देता है और काजल को गुस्से से घूर घूर कर देखते हुए बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। अनुज अक्सर अपनी पत्नी ब्यूटी के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आता है। एक दिन ब्यूटी अपनी बहन को चिढ़ाती हुई कहती है, काजल, बताओ तो कैसी लग रही है मेरी बालियां? पता है अनुज बड़े प्यार से लाए थे। तुम बहुत खुश नसीब हो मेरी बहन, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। क्यों, जेठ जी तुम्हें अटेंशन नहीं देते क्या? हाँ, मगर बेचारे हमारे जेठ जी की भी क्या गलती है। बुरा मत मानना, मगर हर पति चाहता है कि उसे हूर की परी जैसी पत्नी मिले, मगर तुम इतनी काली हो कि उनकी ख्वाहिश टूट गई। ये तो होना ही था। एनीवे, मुझे शॉपिंग करने जाना है, बाय। ब्यूटी काजल को काले रंग का ताना मारकर अपने गोरे रंग का गुमान झाड़कर वहां से चली जाती है। तभी कौशल्या काजल से कहती है, काजल बहू, क्या बात है, तेरे और रोहित के बीच सब ठीक तो है? तुम्हारे बीच पति पत्नी का रिश्ता तो है ना? माँ जी, अब मैं आपसे कैसे बताऊं कि आपकी बहू शादीशुदा होकर भी अब तक कुंवारी है। मेरे और रोहित जी के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं। मेरे काले रंग के कारण शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं लिखा। ऐसे कहते हुए काजल के दिल का दर्द आंखों से छलक जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है और कौशल्या सारी रात सोचती रहती है। अरे क्या बात है भाग्यवान, क्या सोच रही हो? अजी, घर टूटने के डर से मैंने एक ही घर की दो बहनों को अपनी बहू बनाया, क्योंकि काजल बहू का स्वभाव मुझे पहली ही नजर में भा गया था।
बहू तो अपना पत्नी धर्म निभा रही है, मगर क्या पता था कि मेरा बेटा ही उसका पति नहीं बन पाएगा। मेरे कारण किसी के घर की बेटी की जिंदगी खराब हो गई। कौशल्या रोते हुए सुरेंद्र को सारी बात बताती है। हौसला रखो भगवान, देखना जिस दिन रोहित बहू के मन में झांकेगा उस दिन से काजल बहू की कदर करने लगेगा। ऐसे ही समय गुजरता है। काजल अपने पति का दिल जीतने की सारी कोशिश करती है। उसके लिए सुबह उठकर खाना बनाती, कपड़े और जूते पॉलिश करती। फिर भी रोहित उससे बात बात पर दुत्कारता रहता। वहीं ब्यूटी अपने पति अनुज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। ब्यूटी, मेरी फाइल खो गई है, प्लीज ढूंढ दो। अनुज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं। फाइल तुमने खोई है, खुद ढूंढो। मैं नील पॉलिश लगा रही हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हारी फाइल्स ढूंढने के चक्कर में मेरा नाखून टूट जाए। ब्यूटी की इस बात का अनुज को बहुत बुरा लगता है। एक काजल भाभी है जो भैया की छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखती हैं, फिर भी भैया भाभी से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती। और एक मेरी पत्नी है जिसे अपने पति की जरा भी परवाह नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है। फिर एक दिन कौशल्या कहती है, रोहित, अनुज, काजल बहू, ब्यूटी बहू, चलो, मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम्हारी शादी के बाद देवी के दर्शन करूंगी। आज दिन अच्छा है, चलो चलते हैं। थोड़ी ही देर में सभी मंदिर पहुंचते हैं और काजल हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ पार्वती, आपने मुझे ये सिंदूर और श्रृंगार तो दे दिया, बस दया करो माँ कि मुझे मेरे पति का प्यार भी मिल जाए। देवी के दर्शन करने के बाद सभी घर की ओर बढ़ने लगे, जिसमें से रोहित और ब्यूटी एक गाड़ी में बैठे थे, दूसरी गाड़ी में अनुज, काजल और बाकी के जन थे। अचानक रोहित की गाड़ी एक बड़े से पत्थर से टकरा जाती है और भयानक दुर्घटना घटती है। सभी उन्हें अस्पताल लेकर आते हैं। देखिए, आपकी बीवी मिसेस ब्यूटी का चेहरा दुर्घटना में बर्बाद हो गया है। समय के साथ जख्म तो भर जाएंगे मगर उसके निशान रह जाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पति के पैरों की जान चली गई है। आपको उनका ख्याल रखना होगा। घर आने के बाद जैसे ही ब्यूटी अपना बदसूरत चेहरा देखती है तो रोते हुए कहती है, नहीं, मेरी खूबसूरती मुझसे नहीं छिन सकती, मैं इतनी बुद्धि नहीं देख सकती। ब्यूटी, चुप हो जाओ। अनुज, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं ब्यूटी, तुम आज भी मेरी पत्नी हो। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अपनी खूबसूरती खोने के बाद ब्यूटी का घमंड चूर चूर हो चुका था, मगर अब बारी रोहित की थी। काजल ने अपने पति के पैरों में जान डालने के लिए अपना दिन रात भूख प्यास सब झोंक दिया। वह रोहित के पैरों की दिन रात मालिश करती, यहाँ तक कि मंदिर से लेकर मजार की दर भी गई। रोहित जी, ये ताबीज बांध लीजिए, देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। काजल को इतना सब करता देखकर रोहित की आंखों के आगे उन दिनों की यादें उभर आती हैं जब वो उसे दुत्कारता था। काजल, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया। तुम्हें हमेशा तुम्हारे काले रंग के लिए कोसता रहा और तुम मेरे पीछे जान न्यौछावर करती रही। अरे मैं खुश नसीब हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनकर काजल की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कुछ दिनों बाद रोहित अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कौशल्या की काली गोरी बहुएं अपने अपने पति के साथ खुशी से रहने लगी। साथियों, इंसान की सुंदरता जिंदगी भर साथ नहीं रहती, बल्कि एक वक्त बाद ढल जाती है, मगर सच्चे रिश्ते अच्छी बुरी परिस्थिति में एक सी बनी रहती है। देखो दिनेश, वैसे तो तुम मेरे बेटे बराबर हो, मगर अब तुम्हें छोड़कर घर में कोई बड़ा तो है नहीं, इसलिए दान दहेज की बात तुमसे ही करनी पड़ेगी। लाखों का है मेरा मोहित, डबल MA पढ़ाई की है, अब इतना खर्च किया है तो दहेज तो लूंगी ही। जी लीला जी, कहिए। इस भाई से अपनी बहन के लिए जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूंगा। तो फिर ठीक है, तुम 10 लाख दहेज, एक 4 चक्के की गाड़ी और सोने की चेन अंगूठी दे देना, बाकी बारातियों का अच्छे से खातिरदारी कर देना। दहेज की इतनी बड़ी मांग देखकर गरीब दिनेश का मुंह फीका पड़ गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, लीला जी, इतना दहेज मेरी हैसियत से बढ़कर है। मैं गरीब दर्जी हूँ। अरे तो थोड़ा बहुत कर्ज कर लेना। देखो दिनेश, तुम जो कुछ दोगे वो तुम्हारी बहन का ही होगा और मैं बुढ़िया 4 दिनों की मेहमान हूँ। मेरे बाद तो मेरे बड़े घर में तुम्हारी बहन ही राज भोगेगी। लीला ने लुचपन का सहारा लेकर भोले भाले दिनेश को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लिया, जिससे उस गरीब भाई की आंखों में बहन की खुशहाल जिंदगी की छवि बन गई और उसने लालची लीला की सभी शर्त स्वीकार कर ली। लीला के जाते ही संध्या बोली, दिनेश भैया, किस बुनियाद पर आपने उनकी बात मान ली? इतना पैसा कहाँ से आएगा? मेरी बहन, तू क्यों फिक्र करती है? तेरा गरीब दर्जी भाई सारा इंतजाम कर लेगा।
बस मुझ भाई की बहन को अच्छा घर मिल जाए, यही चाहता हूं मैं। दिनेश ने संध्या को समझा तो दिया, मगर वो अंदर ही अंदर इस चिंता में घुला जा रहा था कि वो उतना सब कैसे करेगा। ऐसे ही समय ढलता गया। तभी एक शाम चंदा गांव की कुछ औरतों के साथ दिनेश के घर आई। दिनेश, अरे ओ दिनेश, अरे ओ दिनेश दर्जी, अरे बाहर निकल ससुर के नाती। क्या बात है चंदा चाची, आप यहाँ? काहे रे, तोहरा आँख है कि बटन? आंखें बंद करके कपड़ा सिलत रहेगा। हमरा सारा ब्लाउज का नाप बिगाड़ दिया है, एक पैसे की सिलाई नहीं आती। इका ला हमरे पास। हाँ देता हूँ। दिनेश पैसे लाकर चंदा को दे देता है। उस रोज के बाद से सभी उस गरीब दर्जी से कपड़े सिलाना बंद कर देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। शादी की घड़ी को पास आता देखकर दिनेश सूदखोर मुंशीलाल के पास जाता है। जयराम जी की मुंशीलाल जी, कुछ दिनों में मेरी बहन की शादी है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, चाहो तो मेरा घर गिरवी रख लो। क्यों रे दिनेश, मुंशीलाल के माथे पर क्या मूर्ख चंद्र लिखा है जो मैं तुझ जैसे गरीब के पीछे इतने पैसे फंसाऊं? और जिस घर को गिरवी रखने की तू बात कह रहा है ना, अरे वो कब ढह जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे तो मेरे पैसे पानी में चले जाएंगे। माफ करना दिनेश, मगर मुंशीलाल घाटे का सौदा नहीं करता। इस तरह मुंशीलाल दिनेश को पैसे देने से मना कर देता है, जिसके बाद दिनेश घर आता है। संध्या, मैं बाजार जा रहा हूँ। अरे दिनेश भैया, आप आज बूढ़ी अम्मा की रोटी भूल कर जा रहे हो, ये रोटी तो लेते जाओ। दिनेश रोटी लेकर बाजार जाता है, जहाँ फुटपाथ पर बैठी बुढ़िया रेशम और मखमल के कपड़ों के साथ गोटे बेचकर घर जा रही होती है। जयराम जी अम्मा, अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गई, ये लो रोटी लाया हूँ। अरे दिनेश, तू इतना परेशान क्यों है? चल घर चल, थोड़ा पानी पी कर जाना। दिनेश बूढ़ी अम्मा के साथ घर आ जाता है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती, दिनेश, पिछले 2 बरस से तो मुझ बुढ़िया को रोटी दे जाता है, इतना तो सगे बेटे भी नहीं करते। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अम्मा, और फिर बड़े बूढ़ों को खिलाने से तो कुछ घटता नहीं है, बल्कि आशीर्वाद मिलता है। ऐसा बोलकर दिनेश एकदम से चुप हो जाता है। क्या बात है दिनेश, आज तू इतना परेशान क्यों है? दिनेश बूढ़ी अम्मा को अपनी बहन की शादी में आ रही अड़चनों के बारे में बताता है, जिसे कहते वक्त उस गरीब दर्जी भाई की आंखों में आंसू झलक आते हैं। दिनेश, तू बड़ा भोला है, मगर ये दुनिया बस दाव की यार है। ठहर, मैं तुझे कुछ देती हूँ। बुढ़िया दिनेश को लाल रंग का मखमली जादुई कपड़ा देकर कहती है, दिनेश बेटा, इस कपड़े से घर जाकर तू अपनी बहन के लिए लहंगा सिलना, फिर तू अपनी जो भी निवेदन इसे कहेगा ये पूरा करेगा। दिनेश बूढ़ी अम्मा के बातों पर विश्वास करके घर आ जाता है और रात भर जागकर उस जादुई लाल कपड़े से सुबह ढलने तक एक सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार करके कहता है, आज मेरी बहन की बारात है और मेरा घर अभी तक सूना है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि इस घर को सजा सकूं। दिनेश जैसे ही अपने दिल का दर्द उस जादुई लहंगे के आगे रखता है, लहंगे के भीतर से एक सुनहरी चमक घर के कोने कोने में छिटक पड़ती है और पूरा घर फूलों लड़ियों से सजकर महक उठता है, जिसे देखकर दिनेश खुशी से भरकर संध्या को बुलाता है। संध्या, संध्या कहाँ हो तुम मेरी प्यारी बहन? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है भैया, शादी का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ और आप खुश हैं? ठहरो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ऐ मेरे बनाए जादुई लहंगे, मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। दिनेश के ऐसा कहते ही एक बार फिर जादुई लहंगा सुनहरी चमक से भरकर सुंदर सांचे में ढल जाता है और अपने अंदर से ढेरों नोट निकालने लगता है। देखते ही देखते करारे गुलाबी नोटों से उस गरीब दर्जी का घर भर जाता है। तुम्हारा शुक्रिया जादुई लहंगे, अब रुक जाओ। देखना संध्या, आज इस जादुई लहंगे के बदौलत इस गरीब दर्जी भाई के घर उसकी बहन की ऐसी डोली उठेगी कि जमाना देखेगा। फिर गरीब दर्जी दिनेश महंगे हलवाइयों और महंगा टेंट बुक करता है। अरे वो हलवाई वाले भैया, ऐसा खाना बनाना कि पूरा गांव और आने वाले बाराती इस गरीब दर्जी की बहन की शादी की दी गई दावत को सालों साल तक याद रखे। जरूर दिनेश भैया, बेफिक्र रहो। देखते ही देखते शाम ढल जाती है और संध्या जादुई लहंगे को पहनकर तैयार हो जाती है। तभी दिनेश उसके कमरे में आ जाता है। बताओ भैया, कैसी लग रही है आपकी बहन? कुछ अधूरा है। अरे ये क्या संध्या, आज तुम्हारी शादी है और तुम्हारा गला खाली है। मुझे माफ करना मेरी बहन, गरीबी के कारण तुम्हारे दर्जी भाई गहने नहीं गड़वा सका, मगर तब ना सही तो अब सही। मगर भैया, बारात दरवाजे पर आ चुकी है,
इतनी जल्दी कौन सा सुनार गहने बनाने को तैयार होगा? अरे मेरी प्यारी बहन, जब हमारे पास जादुई लहंगा है तो सुनार के पास क्यों जाना? ऐ मेरे बनाए गए जादुई लहंगे, मेरी संध्या को ऐसा सजाओ कि पूरा गांव उसे देखे। संध्या की शादी के लिए मुझे सोने के गहने दे दो। दिनेश की इतना कहते ही जादुई लहंगे में खड़ी संध्या एक सुनहरी रोशनी में भर जाती है और उसके लहंगे के छोर से सोने के गहने बरसने लगते हैं, जिसे पहनकर संध्या और भी सुंदर लगने लगती है। और गरीब दर्जी भाई आंसू भरी आंखों से उसे मंडप में ले जाता है, जहां मोहित के साथ संध्या की शादी हो जाती है। गांव की हर औरत और लड़कियों की आंखें संध्या के चमकते चेहरे और उसके जादुई लहंगे पर ही गड़ी होती है। वहीं लीला भी मन ही मन कहती है, उस दिन तो मुझे लगा था जैसे इस गरीब दर्जी भाई के घर रिश्ता जोड़कर मैंने बड़ी गलती कर दी है, मगर आज संध्या की सास बनकर मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। अप्सरा जैसी लग रही है मेरी बहू। इसके साथ गांव के लोग और बाराती खाना खाते हैं और दिनेश के दिए दावत की जमकर वाहवाही करते हैं और संध्या की विदाई की घड़ी आ जाती है। चलो दिनेश, अब जल्दी से अपनी बहन की विदाई कर दो, ताकि हम भी तो जल्दी अपनी बहू को घर लेकर जाएं। जी लीला जी। फिर आखिर में दिनेश चावल से भरी हुई थाली संध्या के पास लाता है और उसे हथेली में भरकर संध्या अपने मायके के घर में बिखेर कर आगे बढ़ती है। तभी उसके जादुई लहंगे के कोर से सोने के सिक्के घर आंगन में बरसने लगते हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसी के साथ उस गरीब दर्जी भाई की बहन की विदाई हो जाती है और आखिरी में दिनेश उन सोने के सिक्कों को देखकर उन्हें उठाकर घर में ले आता है, जहाँ खटिए पर एक खत होता है। दिनेश भैया, आपने अपनी बहन के लिए बचपन से गरीबी झेली और भूखे प्यासे रहकर रात रात भर आंखें गड़ाकर 2 पैसे कमाने के लिए कपड़े सिले और मेरी इतनी अच्छी शादी की। इसलिए ये सोने के सिक्के आपकी बहन की तरफ से, इनसे अपनी दर्जी की दुकान खोल लेना। तुम्हारी बहन संध्या। आखिर में दिनेश ने जादुई लहंगे से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर दर्जी की बड़ी सी दुकान खोल ली, जहां आज भी बड़ी भीड़ कपड़े सिलने के लिए आया करती है।